नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बेल की बागवानी अपने राज्य में सफलता से की जाती है और जो किसान बेल की बागवानी कर रहे हैं वे इससे अच्छी आय भी कमा सकते हैं। यदि आप भी बेल की बागवानी करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आगे चलकर आपको बेल के बागों से अधिक फल उत्पादन मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर LP यादव। नमस्कार किसान साथियों, आज हम बेल की तकनीकी खेती के बारे में बात करेंगे। और बेल की खेती राजस्थान की जलवायु के लिए बहुत ही उपयुक्त पाई गई है और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और इसको लगभग किसी भी प्रकार की अनउपजाऊ भूमि और जो पड़ती भूमि है उसमें भी इसको आसानी से लगाया जा सकता है। तो बेल राजस्थान की गर्मियों की मुख्य फल वाली फसल होती है और इसका जूस गर्मियों में कूलिंग का बहुत अच्छा काम करता है और पेट से संबंधित एपेटाइजर का काम करता है। पेट से संबंधित लगभग सभी प्रकार की बीमारियों को यह ख़त्म करता है। इसके अलावा इसकी कैंडी बना सकता है और इसको 1 से 1.5 महीने तक वो निम्न एवरेज तापमान पर इसको स्टोर करके और अधिक लाभ भी ले सकता है। तो बेल को लगाने के लिए सबसे पहले हम भूमि का चुनाव करते हैं। सबसे उपयुक्त भूमि बलुई दोमट पाई जाती है इसके लिए। और गड्ढे तैयार करने के लिए हमें मई जून का महीना उपयुक्त होता है। गड्ढों की दूरी जो सघन खेती के लिए 5 बाई 5 मीटर रखते हैं और कॉमर्शियल व्यावसायिक खेती के लिए हम जो बड़ी वाली किस्में हैं उसके लिए हम 8 बाई 8 मीटर और 10 बाई 10 मीटर पे रखते हैं। गड्ढों का आकार हम 1 बाई 1 बाई 1 मीटर रखते हैं, जिसकी गड्ढों की तैयारी हम मई जून के महीने में कर चुके हैं और अभी इसकी खेती ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए उपयुक्त माना गया है राजस्थान की जलवायु के लिए। यदि आपने अभी तक रोपाई नहीं किया है तो इस समय भी रोपाई कर सकते हैं, लेकिन इस समय रोपे गए पौधे ठंड में खराब हो सकते हैं, इसलिए ठंड के समय ठट्टर बनाकर पौधों को जरूर ढक दें। तो जो सघन किस्में हैं उसमें मुख्य जो किस्म है गोमायसी, जो आज पूरे देश भर में व्यावसायिक रूप में छा रही है और उसका उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता सभी में वो उत्तम पाई गई है। और इसका पेड़ लगभग 8 से 10 मीटर लंबाई और चौड़ाई में होता है, लेकिन गोमायसी बोनी किस्म है और इसको हम 5 बाई 5 मीटर पे लगा सकते हैं। इसके अलावा थार नीलकंठ, गोमायसी के अलावा थार नीलकंठ, थार दिव्या, NB5, NB7, NB9 आदि किस्में हैं जिनको हम व्यावसायिक रूप से खेती कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें मुख्य जो समस्या आती है राजस्थान की जलवायु में, और तापमान अधिक रहने की वजह से इसमें फलों में क्रैकिंग हो जाती है, फलों का रंग भूरे कलर का हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम सघन पत्ती वाली किस्म का चुनाव करना चाहिए, जिसमें NB5, NB9 और गोमायसी मुख्य किस्में हैं। इन किस्मों को हम केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र गोधरा से इनके पौधे हम ले सकते हैं और इसकी खेती हम कर सकते हैं। इसके साथ में हम इसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, करेला है, कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है आदि किस्मों को ले सकते हैं। इसके अलावा जो मौसमी फसलें हैं, पत्तीदार सब्जियां हैं, वो भी इसमें बीच में शुरुआत के 3 से 4 साल में ले सकते हैं। गोमायसी के अलावा जो अन्य किस्में हैं उनमें मुख्य रूप से 3 से 4 साल बाद में फल उत्पादन आना शुरू होता है और कॉमर्शियल उत्पादन जो व्यावसायिक उत्पादन है वो 8 से 10 साल बाद में आना शुरू हो जाता है। और 8 से 10 साल के पौधे के ऊपर हमें 50 से 150 किलो तक फल मिल जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे छोटे परिवार ज़्यादा होने लग गए हैं, तो छोटे फल वाली किस्मों का चयन किसान को करना चाहिए, जिससे मार्केट में आसानी से बिक जाए। इस समय रोपाई के लिए अगर आपने गर्मी के महीने में गड्ढा नहीं खोदा है तो इस समय गड्ढा खोदकर 10 से 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 500 ग्राम DAP और 400 ग्राम पोटास प्रति गड्ढा की दर से मिलाएं। फिर गड्ढे की भराई करें, उसके बाद रोपाई करें। गड्ढों को खोदने के बाद में उसमें आधे गड्ढे में गली हुई गोबर की खाद और आधे गड्ढे में गड्ढे की ऊपर की 50 सेंटीमीटर की मिट्टी को मिला के फंजीसाइड को मिक्स करके 10 से 15 ग्राम प्रति गड्ढा और भर देते हैं। भरने के बाद में हम गड्ढे को 4 इंच खाली रखते हैं और बेल को लगा देते हैं। रोपाई करने के बाद पौधों में
हल्की सिंचाई करें और पौधों को किसी डंडे का सहारा अवश्य दें, जिससे पौधे आसानी से पकड़ लें और ठीक से विकास कर सकें। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि जिन किसान भाइयों के पास में पड़ती भूमि है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जिनको देख रेख करने के लिए आदमी नहीं मिलते हैं, वो किसान भाई बेल की खेती कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जियों की मांग वर्ष भर रहने के कारण इसकी खेती बहुत से किसान करते हैं, परंतु अधिक पैदावार की चाह में रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन सब्जियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए आज के समय की मांग है उत्तम स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता युक्त सब्जियों की। तो किसान कैसे कम रसायन में फसलों को हानिकारक कीटों से बचाकर सेहत युक्त सब्जियों की अच्छी पैदावार लें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर कोई अपने खान पान में सब्जियां शामिल करता है, लेकिन आज के दौर में अच्छी क्वालिटी की सब्जियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसे उगाने में तमाम तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। आज हम उन किसानों को यही बताना चाह रहे हैं कि वे कम से कम रसायनों के प्रयोग से भी बड़ी आसानी से सब्जियां उगा सकते हैं और उपभोक्ताओं तक अच्छी सब्जी पहुंचा सकते हैं। सब्जियों में रस चूसने वाले और फल खाने वाले कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे उपायों पर चर्चा करते हैं जिन्हें अपनाने से इन कीटों का फसल पर प्रकोप होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। तो सबसे पहले बीज के चयन पर ध्यान दें। बीज किसी प्रमाणित संस्था से लें। अगर आप घर का बीज लगा रहे हैं तो उसे कीटनाशकों से उपचारित अवश्य कर लें। कीटनाशकों में आप इन रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो बात ध्यान देने वाली है वह है नर्सरी की सही तैयारी की, क्योंकि अधिकतर सब्जियों की पहले नर्सरी तैयार की जाती है। तो जब आप नर्सरी तैयार करें तो बीज उपचार के अलावा मिट्टी का उपचार भी जरूर करें। मिट्टी का उपचार करने के लिए फार्मेलिन लें और 100 लीटर पानी में 1 लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें और 1 वर्ग मीटर एरिया में 5 लीटर घोल का छिड़काव करें और पॉलीथीन से 3 से 4 दिनों के लिए ढक दें और पॉलीथीन हटाने के 4 से 5 दिन बाद बीजों की बुआई करें। यह कार्य थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 ग्राम फोरेट प्रति वर्ग मीटर में प्रयोग करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी बेड के ऊपर आप जाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी कीट नियंत्रण होता है। अब जब हम खेत में रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं, वहां सबसे पहले जुताई करके खेत को 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ दें। उसके बाद रोपाई या बुआई करें। अब आपने फसल लगा दी तो खड़ी फसल में कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले खरपतवारों के सही प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि खरपतवार भी कई तरह के कीटों के प्रकोप के कारण बनते हैं। इन सभी तकनीकों को अपनाने के बावजूद अगर फसल में कीट दिखाई दें तो तुरंत रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे नहीं करें, क्योंकि खड़ी फसल में रसायनों का प्रयोग अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ आपको बिना रसायनों के कीट नियंत्रण करना है, जिसमें सबसे पहले आप नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। यह महंगा भी नहीं होता है और इसके कई लाभ भी फसल को मिलते हैं। नीम तेल की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलें और घोल में थोड़ी सर्फ या शैम्पू जरूर मिला दें, जिससे पत्तियों टहनियों पर नीम का तेल चिपक सके। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैप भी आते हैं, जैसे रस चूसक कीटों के लिए येलो ट्रैप का प्रयोग करें। दूसरा है फेरोमोन ट्रैप। यह बेधक कीटों के नर का नियंत्रण करता है, जिससे इन कीटों की संख्या अधिक नहीं बढ़ती है और फसल में बेधक कीटों का प्रकोप नहीं होता है। इसके अलावा आप लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं। ये सभी ट्रैप बाजार में आसानी से आपको मिल जाएंगे, या इसे आप चाहें तो खुद घर पे ही बना सकते हैं। किसान भाइयों, आप चाहें तो फसल के चारों तरफ
गेंदा की फसल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से बेधा कीट गेंदा की फसल पर आएंगे और इस पर आप कीटनाशकों का स्प्रे करके इनका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। आपको मुख्य फसल पर स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा। अंत में आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे करना ही पड़ जाए तो उस दशा में ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करें जिस पर हरे रंग का लेबल लगा हो और छिड़काव करने के 4 से 5 दिन बाद ही सब्जियों की तुड़ाई करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको मिलने वाली सब्जी अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, जिसका किसी के सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिला हनुमानगढ़ में आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ परिवर्तनशील मौसम के आसार हैं। 4, 5 और 6 सितंबर को मुख्यतः शुष्क और 7 सितंबर को कहीं कहीं बारिश दर्ज की जा सकती है। 4 दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 23 से 69% हो सकती है। हवा की औसत गति 6 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मानसून के समय भंडारण अनाज की जांच करें। इस मौसम में गेहूं में इल्ली, सुरसुरी, चावल का घुन का प्रकोप हो सकता है। कीट दिखाई देने पर किसान भाई अनाज को हवा में उड़ाकर साफ करें और धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। यदि अनाज अधिक मात्रा में हो और उड़ाना और सुखाना संभव न हो तो जिस अवस्था में पड़ा हो उसे धूमित करने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड, जिसे सेल्फास के नाम से भी जानते हैं, कि एक गोली को 1 टन अनाज के लिए प्रयोग करें और उसके बाद भंडारण को अच्छी तरह से इस प्रकार से बंद करें ताकि हवा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर न जा सके। भंडारण को इस तरह से 1 सप्ताह के लिए बंद करें। इस समय कपास की फसल पर सफेद मक्खी, थ्रिप्स और हरा तेला का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए किसान भाई खेत की निरंतर निगरानी करें। सफेद मक्खी, हरा तेला की रोकथाम के लिए बिफ्रोजिन 15 SC की 200 मिलीलीटर और साथ में निम्बिसिडिन 300 ppm 250 मिलीलीटर या डाइनोटोफ्यूरान 20 SG 40 ग्राम, साथ में निम्बिसिडिन 300 ppm 250 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए स्पाइनेटोरान 11.7 SC की 100 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस माह में 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट 9.6% तथा 1.5 किलो पोटेशियम नाइट्रेट 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। देसी कपास की फसल में चितकबरी और अमेरिकन सुंडी की रोकथाम के लिए डेल्टा मेथ्रीन 2.8 EC की 1 ग्राम या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर या स्पाइनोसेट 45 SC की 0.33 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस समय धान की फसल में पत्ती लपेटक सुंडी का प्रकोप हो सकता है। किसान भाई खेत का निरीक्षण करें। नुकसान से बचने के लिए 20 से 30 मीटर लंबी रस्सी को फसल के ऊपर से 2 बार एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाएं। यह क्रिया करते समय खेत में पानी भरा होना चाहिए। सुंडी आर्थिक नुकसान स्तर से अधिक होने पर फ्लूबेंडामाइड 480 SC की 20 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मूंगफली की खड़ी फसल में
दीमक और सफेद लट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास 20 EC की 600 मिलीलीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें। ग्वार की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए स्टेप्रोसाइक्लिन 5 ग्राम या प्लांटोमाइसिन 50 ग्राम 100 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। जिनेब या मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। मूंग की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए फिनाल्फास 25 EC या मोनोक्रोटोफास 36 WSG की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। इस मौसम के अनुसार किसानों को सलाह दी जाती है कि यदि टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो रुपाई मेड़ों पर करें। किसान भाई इस समय मूली के लिए सिफारिश किस्मों जैसे समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक की आल ग्रीन की बुआई करें। बैंगन की फसल में फल छेदक की रोकथाम के लिए खराब फलों को तोड़कर मिट्टी में दबा दें। प्रकोप अधिक होने पर क्लोरांट्रा नीलीफ्लोरे 18.5 SC की 80 मिलीलीटर या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SC की 80 ग्राम मात्रा 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव के 7 दिन बाद तक फलों की तुड़ाई ना करें। पशुओं में चिचड़ी के नियंत्रण के लिए डेल्टामेथ्रिन या अमित्राज 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा के साथ 6 से 8 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाला सूखा चारा उपलब्ध कराएं। दुधारू पशुओं के लिए नियमित रूप से 1 किलोग्राम चारा 50 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति 2 लीटर दूध उत्पादन पर दें। जानवरों को हरा चारा, हे, खनिज मिश्रण और सूखा चारा का मिश्रण खिलाएं। वर्षा ऋतु में विभिन्न रोगों के लिए पशुओं को टीकाकरण सुनिश्चित करें। मक्खी और मच्छरों से बचाने के लिए पशुशाला में फिनाइल का छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लखेरा, जिला हनुमानगढ़ के दिनेश लाल ने। आपने कपास की फसल में कीट रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आपको कपास में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बताएंगे और इसमें एक रस चूसक कीट जिसमें माहू, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी एवं थ्रिप्स की संक्रमण होता है, जिससे कि पत्तियां किनारे से पीले पीले होकर के जलन जैसा मुरझा करके और काले में जो मिड रिब होती है उसकी बीच की जो धमनी होती है उस पर काले काले जैसा रंग हो जाता है। तो इस तरह का जो कीड़े आप देखते हैं और कपास के पत्तियों का रंग मटमैला सा हो जाता है, तो ये सारी जो अवस्थाएं आती है कपास के पत्तियों में, ये रस चूसक के कीट की वजह से आता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अच्छे मुनाफे के लिए कपास की खेती किए हैं। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता है, जिनका समय रहते सही पहचान करके नियंत्रण के उपायों को अपनाकर होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। हम किसान भाइयों को सलाह ये देंगे कि अगर कोई किसान भाई अभी तक कोई कीटनाशक का छिड़काव नहीं किए होंगे तो वो अभी एक नीम तेल का, या अगर नीम तेल कम 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, या जो रासायनिक दवाइयाँ होती है इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। अभी हम नीम तेल का इसलिए हमने बोला कि जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है कपास या किसी भी फसलों में, उसमें जो अपने मित्र कीट होते हैं, मकड़ी वगैरह जो होते हैं, उसका
बढ़वार ज़्यादा होता है। तो हम अगर नीम तेल का छिड़काव करेंगे तो अपने जो वातावरण में मित्र कीट होते हैं उसका लेडी बर्ड, बीटल, जो मकड़ी होते हैं, इसका हम बचाव करेंगे और इसकी संख्या भी बढ़ेगी। हम रासायनिक दवाइयों का छिड़काव तब करते हैं जब हमारी फसलों पे जो आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा का संख्या होने लगता है कीटों का, तब हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसी दवाइयों को हम 2 से 3 बार कम से कम 70-80 दिन तक हम छिड़काव करें, दोबारा 2 से 3 बार छिड़काव करें, तब जाकर के आपको ये रस चूसक कीट का प्रबंधन हो पाता है। इस तरह से जो हम जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उससे हम फ्लावरिंग स्टेज पे जा रहे हैं, कपास में आएंगे तो फूल आना शुरू करेंगे। फूल आने के समय भी हम एक रासायनिक दवाई कीटनाशकों का छिड़काव करें, बॉल जो स्क्वायर बनना शुरू होता है उस समय, ताकि हम फूल और स्क्वायर बनने के समय में कीटनाशकों का छिड़काव करने से कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे क्विनोलफॉस या मोनोक्रोटोफॉस का हम छिड़काव 1 से 1.5 ml 2 ml तक प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव करने से उसमें जो कीड़े बनते हैं और एक कपास को डस्टी कॉटन बग लगते हैं, जब स्क्वायर बनना चालू हो जाता है उस कपास खुलने लगते हैं, तो उस समय भी इनका कीटों का प्रभाव कम होगा। किसान भाइयों, मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण कपास की फसल में पत्ती धब्बा, झुलसा जैसे कई रोगों का प्रकोप होता है। तो किसान रोगों को कैसे पहचाने और समय रहते रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वो इस प्रकार से है। कपास में खास करके बीटी कपास में झुलसा रोग और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जो बोलते हैं, उसमें काले काले तना हो जाते हैं और पत्तियां जल जाती है। तो इस रोगों से बचाव करने के लिए हम किसान भाइयों को कहेंगे कि एक फफूंदनाशक आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 30 ग्राम प्रति टंकी, यानी 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 30 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और उसमें 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला करके पीट वाली टंकियों से हम छिड़काव करें। तो हमारा जो ये कपास का में झुलसा रोग है, आप रोग लगने से पहले आप करेंगे तो आपका बचाव करेगा, और ये सही समय है अब आपके झुलसा का रोगों का प्रबंधन के छिड़काव करने के लिए। तो हम किसान भाई हम 100 से 20 दिन तक अगर हम कपास का अच्छी देखभाल करके हम कीट एवं रोगों का प्रबंधन करें तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा और हम अच्छी आमदनी कर सकेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।